राज्य का दर्जा मिला था जी। तो यानी करीब सिल्वर जुबली इस राज्य ने अपनी मना ली है, 25 बरस हो गए हैं जी। कुछ राज्यों में, या ये देखा जाए तो कई विधानसभाओं में एक समस्या सामने आ रही है कि वहाँ जो सदन की बैठकें होती हैं, कार्रवाई होती है, जो सदन का बिजनेस होता है, वो धीरे धीरे कुछ सिकुड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। बैठकें कम होती हैं, राज्य के विकास पर गंभीर चर्चाएं कम होती हैं विधानसभा में। अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपका अनुभव कैसा है? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि शुरू से ही somehow I would say democratic roots in Arunachal have taken very strong entrenchment in this state. It will be the 6th time I will be addressing the assembly for the budget session. हर बार इतना शांति से पूरा बजट सेशन और गवर्नर की एड्रेस कंप्लीट होती है कि अब एक मॉडल समझेंगे पूरे कंट्री के लिए। दुनिया के तमाम मुल्क इन दिनों भारतीय सेना की साख के कायल हैं। एक थल सेनाध्यक्ष के रूप में जनरल जे सिंह ने भारतीय सेना को आधुनिक और ताकतवर बनाने की दिशा में काफी काम किया है। जनरल जे सिंह की ज़बानी भारतीय सेना की कहानी। जनरल सिंह 40 बरस से भी ज्यादा फौज में रहे। इसी दरमियान देश ने नई मंजिलों को छुआ। चीन से जंग के बाद देश की सेना ने सबक लिया और आज उसकी गिनती दुनिया की शानदार फौजों में होती है। जनरल जे सिंह ने देश और सेना के सफर पर अपने तजुर्बों को राज्यसभा टीवी के साथ बांटा। ऐसे लीडर्स थे तो हमारी गवर्नमेंट भी, नेहरू जी की गवर्नमेंट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी हिंदुस्तान के विकास के लिए प्रोग्राम ऐसे बनाए जिससे कि बुनियादें बने। अब आप देखिए बड़ी बड़ी चीज़ें उस ज़माने में की गई, जैसे कि आप देखिए भाखड़ा नंगल डैम। उस ज़माने में भाखड़ा नंगल डैम बना के फिर दुनिया को दिखाते थे कि ये देखिए हमने किया है, इससे बिजली पैदा हो रही है। और उससे पूरा पंजाब और हरियाणा, उस समय तो पंजाब ही था, उसका पूरा बहुत विकास हुआ, हिमाचल का भी हुआ। जैसे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी बना 50s में बना, 57, 58, 60 में बना। तो वो नेशनल डिफेंस एकेडमी एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है। इसलिए हिंदुस्तान चाहे थोड़ा प्रोग्रेस स्लो कर रहा है दूसरे कई देशों के कंपैरिजन में, लेकिन स्टेडीली आगे बढ़ रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है अभी भी उसके पीछे शायद हमारा जो बड़ा आकार है, क्षेत्रफल के नज़रिए से नहीं बल्कि आबादी के नज़रिए, 125 करोड़ का मुल्क बहुत छोटा मुल्क नहीं है, दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने सारी दुनिया में पूरे दूसरे तमाम देशों की सेनाओं का अध्ययन किया है, फौजों की स्थिति देखी है। वास्तव में दुनिया में हमारी फौज की स्थिति कैसी है, हमारी सेना की स्थिति, कितनी इज्जत और कितना आदर है हमारी सेना? सबसे बड़ी चीज़ें तो ये हैं कि हमारी आर्मी ने योगदान दिया सरहद के को, मतलब एक्सटर्नल थ्रेट्स को भी कंट्रोल करने के लिए, और इंटरनल जो जिम्मेवारियां मिली, जैसे नागालैंड में थी, मिज़ोरम में थी, असम में या कश्मीर में और पंजाब में। अब सफल काउंटर टेररिज्म कैंपेन बड़ी कम देशों को उसमें सफलता प्राप्त हुई है। तो आवर कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग इंसर्जेंसीज और टेररिज्म एंड मिलिटेंसी इज ऑल्सो अ रोल मॉडल फॉर वर्ल्ड। हमारे जो लेसन्स हैं वो दुनिया भर वाले हमसे अपना रहे हैं कि भाई ये हिंदुस्तानियों का ये फार्मूला बड़ा अच्छा है। हमारी सेना ने भारत के बाहर भी यूनाइटेड नेशंस के साथ या पीस कीपिंग ट्रूप्स में भी वहाँ पे भी कुछ कामयाबियाँ हासिल की हैं। हर जगह पे हिंदुस्तानी फौज गई है जहाँ पे उनका सबसे अहम काम हो रहा है और उनको रिस्पेक्ट मिलती है कि ये लोग ना ही पीस कीपिंग करते हैं लेकिन डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हाथ जोड़ते हैं।
उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं जिधर भी होते हैं। तो चाहे कॉन्गो में हैं, चाहे सोमालिया में हैं, सीरा लियोन में हैं, तो हमारे यूएन पीस कीपर्स ने बहुत अच्छा नाम कमाया। सीमा के हमारे बहुत सारे राज्य हैं सीमा पर, लंबी बॉर्डर है, समंदर की बॉर्डर है, रेगिस्तान की बॉर्डर है, हिमालयाज की बॉर्डर है। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो हमारी फौज है उसको कुछ और हमें मजबूत बनाने की ज़रूरत है? आप जो कह रहे हैं वो भी सही है। हमारे आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइजेशन की तरफ तो हमेशा ही नज़र रखनी चाहिए और मॉडर्नाइजेशन करते रहना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदली होती है, जो चुनौतियां हैं, जो थ्रेट हैं, उनका भी नेचर बदली हो जाता है। अब जैसे साइबर वॉरफेयर, यू नो, इट इज़ अनदर डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर। तो हमें उसके लिए भी अपने आप को तैयार करना है, और दूसरे किस्म के हथियार, दूसरे किस्म के कम्युनिकेशन के लिए सिस्टम्स आ जाते हैं। और ये जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है उसमें हमें कभी कमी नहीं रखनी चाहिए। अपने ज़रूरत के मुताबिक चुनौतियों को ठीक सामना करने के लिए, चुनौतियों का हमें मॉडर्नाइजेशन करते रहना चाहिए, और हमारा देश, हमारी गवर्नमेंट कर रही है। जो हमारी सेना की तैयारियां हैं और जो अंदरूनी तौर पर जो रिसर्च या जो मॉडर्नाइजेशन की बात कही जाती है, आपको लगता है कि उससे हम संतुष्ट हाँ हो सकते बिल्कुल। हैं? ये जो हम या कर आप रहे हैं, देशवासियों को आश्वस्त या नहीं, मैं भरोसा? ये कहना चाहता हूँ कि हमने काफ़ी तरक्की की है, और भी तरक्की होगी, और इससे मैं आश्वासन दे सकता हूँ अपने देशवासियों को, आपके व्यूअर्स को, कि हमारी फ़ौज किसी भी जगह पे जो हमारा देश एक्सपेक्ट करता है उससे कम नहीं रहेगी। 1964 में आपका फौज के साथ रिश्ता बना, जी। और 64 के बाद फिर 65, उसके बाद 71, और उसके बाद कारगिल यस। जो हुआ, और इसी दरमियान एक बड़ी घटना देश के अंदर जो पार्लियामेंट पर अटैक वाली हुई थी, और उसके बाद जो माहौल बना था। तो इन सब घटनाओं के सबक और मायने क्या हैं? आई कैन ओनली से वन थिंग, दैट ये हमारे देश की जो नीति रही है कि हम किसी दूसरे देश में अपना जो तरीका है वो हम आइडियोलॉजी अपनी हम दूसरे देश को नहीं शैल वी से फोर्स करते। हम वी डोंट इम्पोज आवर आइडियोलॉजी और आवर processes of working and our thinking as a nation, how we are doing. We don't impose it on others or our neighbors. Secondly, we have no extraterritorial ambitions. We only want to defend our own country. As a nation, we want to have territorial integrity of our country. We have no aspirations or extraterritorial ambitions. So therefore, we are a peace loving nation. एक बात हमारे देश में कही जाती है अक्सर कि ये तो तय है कि जब देश के भीतर आतंकवादी वारदातें होती हैं और उनमें परदेसी हाथ पाया जाता है जी। और तो एक तरफ ये एक फलसफा है, एक दर्शन है, एक थ्योरी ये कही जाती है कि देश के अंदरूनी मामलों में फौज का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए जी। लेकिन अगर ये प्रमाणित हो जाए कि वो साजिश, वो जो व्यू है वो कहीं बाहर से रची गई है, तो उसमें फौज का इस्तेमाल कितना आप उचित मानेंगे? क्योंकि आखिरकार देश का सवाल है। नेशनल इंटेग्रिटी cannot be compromised. So if there is a challenge to our national integrity, तो हमको उस चैलेंज को बिल्कुल सीरियसली उसके सामने उसका सामना करना चाहिए। कई देशों में मिलिट्री एजुकेशन या फौजी शिक्षा स्कूलों के सिलेबस में शामिल है, पढ़ाई जाती है। तो ऐसा लगता है कि उस शिक्षा की तरफ से कुछ हमारी जो नई पीढ़ी है विमुख हुई है। तो क्या अब ये ज़रूरी है कि हमारे पाठ्यक्रम में सैनिक शिक्षा ज़रूरी की जाए, शामिल की जाए? एक्चुअली आप जिक्र कर रहे हैं थोड़ा डिसिप्लिन का, जी, थोड़ा नेशनलिज्म का। जी, इस लिहाज से मैं समझता हूँ जो एनसीसी थी जी, और अभी भी जो रोल प्ले कर रही है, वो रोल को और बढ़ाया जा सकता है, जिससे और नौजवान और युवतियाँ
इस ट्रेनिंग से फ़ायदा उठा सकें। और आज की जनरेशन जो है, मैं समझता हूँ बहुत काबिल है, बहुत इंटेलिजेंट है और वो देश को आगे ले जाना चाहते हैं। तो ये थी अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जनरल जे सिंह से राज्यसभा टेलीविज़न की खास मुलाकात। अगले एपिसोड में फिर हम मिलेंगे किसी नए राज्य के महामहिम राज्यपाल से। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।